सभी देशवासियों का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसके पश्चात भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या प्राप्त किया, क्या भारत को कुछ नुकसान हुआ या भारत को भविष्य के लिए क्या लेसन मिले, ये सारी बातों का चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। वीडियो का स्टार्ट में सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि डीजीएमओ के द्वारा आज शाम में ब्रीफिंग किया गया, जिसमें जितने भी प्रश्न मीडिया के द्वारा उठाए गए सभी को बहुत ही डिटेल से बताया गया और स्पष्ट किया गया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टेक्टिकल जो अचीवमेंट था उसको अचीव किया और डीजीएमओ के द्वारा यह बताया गया कि भारत जो अचीव करना चाह रहा था वो अचीव किया। उन्होंने यह भी बताया कि सेना के तीनों एंड, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या थल सेना के जवान हो, सभी के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया और उसी के बदौलत यह संभव था कि पाकिस्तान के अंदर जाके जितने भी टेरर कैंप थे उसमें से लगभग 80% जो टेरर कैंप से उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। उसमें से महत्वपूर्ण जो है लश्कर ए तैयबा का या फिर जैसे मोहम्मद का जो है मुरिदके और बहावलपुर का जो टेरर कैंप था उसको ध्वस्त किया गया। डीजीएमओ ने यह भी बताया, उन्होंने जीपीएस लोकेशन और फोटोग्राफ्स के साथ इस चीज को मीडिया के सामने प्रूव किया कि किस तरीके से टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया। उन्होंने यह भी दिखाया कि किस तरीके से एयर बेस को डिस्ट्रॉय किया गया और यह भी दिखाया कि वहां के 3 जो रडार सिस्टम थे उसको ध्वस्त किया गया। साथ ही वहां के बहुत सारे एयर बेस को ध्वस्त किया गया और वहां का जो सकर में एयर डिफेंस सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया गया। जेकोबाबाद में जो हैंगर था उसको नष्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डीप जाके जो भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया और फाइनली दोनों कंट्री के बीच हायर लेवल डिस्कशन के बाद एक दूरदर्शिता दिखाते हुए यह निर्णय लिया गया। भारत के जो डीजीएमओ है उन्होंने यह कहा कि भारत का जो पर्पस था, भारत का जो पर्पस था कि टेरर जो कैंप है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसमें सफलता मिला क्योंकि जो मिनिस्टर के द्वारा यह कहा गया था जो भी स्थिति होगा हम टेरर या टेररिस्ट को जो है हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सफलता है। तो सभी देशवासियों का इसमें स्वागत है, आप लोगों को बधाई है। लेकिन हाँ, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद क्या भारत को आगे क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान से हम लोग अगर इस ऑपरेशन सिंदूर में आगे होने के बाद क्या हम लोगों को उसी तरीके से रहना चाहिए या हमको भविष्य के लिए कुछ और तैयारियां करना है? इसमें सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि पाकिस्तान को एक तरफ से हम लोग को घेरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को मल्टीपल यानी अलग अलग क्षेत्रों से हम लोगों को उसको कंट्रोल करने का जरूरत है, उसको आप कह सकते हैं रिंग करने का जरूरत है। हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पाकिस्तान के साथ अपना जो पक्ष है मजबूती से रख सकते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का टेररिज्म की घटना भारत के धरती पर अंजाम न दिया जा सके। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को यह करना है कि जैसे सीज फायर हुआ है तो सीज फायर के बाद जब डिप्लोमेटिक टेबल्स पर बैठेंगे तो बायलेटरल जो टॉक्स होगा यानी द्विपक्षीय जो मुद्दा होगा उसमें यह स्ट्रांगली यह बात रखी जानी चाहिए या यह बात भारत के द्वारा रखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने धरती से किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को होने ना दे और साथ ही वह प्रूफ दे, क्योंकि भारत अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में आप कह सकते हैं कि विनिंग साइड में था। तो आप डिप्लोमेटिक टेबल पर बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूती से जाएगा और वहां पर यह निर्णय होना चाहिए कि आप अपने धरती पर किसी भी प्रकार का टेररिस्ट एक्टिविटी का आप नहीं होने देंगे और पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है टेरर कैंप का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी हमारे तरफ से जो अगर इंडस वाटर ट्रीटी का कुछ कमिटमेंट है या किसी तरीके का उसमें अगर आप रियायत चाहते हैं तभी हम वहां पर करेंगे।
यानी बायलेटरल जो टॉक्स होना चाहिए वो उस पर आपको यानी इंडिया को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरीके यानी ये जो ऑपरेशन सिंदूर के जो सफलता है इसको आप कह सकते हैं भुनाना चाहिए। साथ ही जो इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान ने तो यह प्रूव ही कर दिया ना कि पाकिस्तान में वो उनकी जो सेना है वो टेररिस्ट का सपोर्ट करती है, क्योंकि भारत ने जब अटैक किया तो यह कह के किया कि उसका लक्ष्य सिर्फ टेरर जो कैंप है उसको डिस्ट्रॉय करना है, ना कि वहां के किसी सिविलियन से, वहां के किसी नागरिक से या किसी सैन्य पर्सनल से, यानी सैनिक के किसी पर्सनालिटी से उनको किसी तरीके का संदर्भ नहीं था। लेकिन जिस तरीके से जब टेरर कैंप वहां डिस्ट्रॉय किया गया, चाहे मुरीदको हो, बहावलपुर हो, जो मेन था लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद का, साथ ही 9 अन्य जगह पर डिस्ट्रॉय किया गया, तो जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने सपोर्ट किया, जिस तरीके की पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स का यूज किया गया, मिसाइल का यूज किया गया या एयरक्राफ्ट का यूज किया गया, यह दिखाता है कि पाकिस्तान अपने धरती का यूज जो है टेररिस्ट के लिए करने देता है। वहां का फोटो भी वायरल हुआ जहां की जो फ्यूनरल था, जहां टेररिस्ट मारे गए, वहां हायर डिग्निटरी वहां उपस्थित थे। तो इन सारे चीजों को यूज भारत जो है इंटरनेशनल स्तर पर जो है उसको कर सकता है। जो भी बड़े कंट्री, चाहे वो यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, साथ ही आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इस चीज का यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वह चीज है कि वहां अगर कोई कंट्री कहीं से पैसा उसको फिनांस होता है, सपोज कीजिए अभी आप न्यूज में देखे कि आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन जो है लोन दिया गया, तो अगर उस पैसे का यूज किसी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी में होता है तो आप उसको, उस कंट्री को आप ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। पाकिस्तान पूर्व में ग्रे लिस्ट में जा भी चुका है, तो वो भारत को पुनः या उस दिशा में काम करना चाहिए और पुनः उसको ग्रे लिस्ट में जाना चाहिए, ताकि उसको जो फिनांस होने वाला है, जो लोन जो उसको मिलने वाला है, उसमें रुकावट हो। तो यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले भारत को आपका ये करना है सहयोग, बाकी जो कंट्री है उनके साथ करना है। साथ ही जो हम लोगों का रीजनल जो एसोसिएशन होता है, जो सार्क का हम लोगों का एसोसिएशन है, जो एशियन कंट्रीज के लिए है, एशियन कंट्री के लिए है, वह उसको भी पुनर्जीवित करके पाकिस्तान को आइसोलेट करने का जरूरत है, जब तक कि वह काउंटर टेररिज्म से संबंधित कदम को अपना क्रेडिबल अगर कोई स्टेप है वो नहीं लेता है, तो ये हम लोगों को करने का जरूरत है। उसके बाद अगर कूटनीति की बात करें तो कूटनीति में हम लोग ये 3 चीज करेंगे। सार्क के को जो है रिवाइव करेंगे, साथ पाकिस्तान को एक तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, अलग थलग करेंगे, डीजीएमओ स्तर पर जो वार्तालाप होगा वहां पर जो हमारी स्थिति है उसको लिवरेज करेंगे। साथ ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी हम लोग यह उम्मीद करेंगे, वहां पर बातों को रखेंगे ताकि फिनांस जो है वहां पर नहीं हो सके। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी हमको सुरक्षित करने का जरूरत है। अब जिस तरीके से आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है, तो अगर कोई ड्रोन्स मेरे यहाँ आता है, मिसाइल मेरे यहाँ आता है, तो आप एक कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी तक का सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, उससे उस टेक्नोलॉजी पर जो आधारित होगा उस तरीके का सर्विलांस टेक्नोलॉजी लगाइए, ताकि सर्विलांस मतलब निगरानी, ताकि अगर कोई ड्रोन इंडियन बॉर्डर में यानी एलओसी को अगर कोई क्रॉस करता है तो आपको इंस्टेंटली पता चले और उसको ट्राई करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। यानी मॉडर्न जो एकदम टेक्नोलॉजी है उसका हमको लोगों को यूज करना है। सेकंड क्या है कि अभी आप पहलगांव अटैक में हम लोगों को यह मीडिया के द्वारा भी दिखाया गया कि जिसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन का कमी दिखा, क्योंकि जब कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस 100% ट्रू नहीं रहा, ऑल दो इंडिया का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ भी कमियां रह गई है, चाहे वो हमारे रॉ हो, आईबी हो, और साथ में जो लोकल पुलिस है उनके बीच समन्वय बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल पुलिस के पास भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है कि कौन से लोग किस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं, कौन टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकता है या कौन उसको गाइड कर सकता है। यानी जिसका पहले से बिहेवियर अगर उस तरीके का, वही तो
कोई टेररिस्ट को लेकर उस साइड तक आ सकता है, या उसको जब रुकना होगा तो कोई लॉजिस्टिक यानी कोई गाड़ी दे सकता है, कोई खाना दे सकता है। तो ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करना है और उसका सूचना जो है आईबी और राव सबके पास होना चाहिए। उसी तरीके से राव या आईबी के पास किसी तरीके का सूचना है तो वो संबंधित जो डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस का सभी के पास होना चाहिए, यानी बेहतर कम्युनिकेशन करने का एक जरूरत है। उसके बाद हम लोगों को इतना पर ही हम लोगों को छोड़ नहीं देना। जिस तरीके से 2019 में हम लोग अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसी तरीके से हम लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक 2 के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ता है तो भारत उसी तरीके से टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। और साथ में उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से भारत के धरती पर अगर किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा अगर इस तरीके का पुनः रिपीट किया जाता है तो उसको उसी तरीके से पुनः जो है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया था या तो उसी तरीके से पुनः जो है जवाब देने के लिए भी तैयार रखना चाहिए। ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि आर्थिक और सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का, उसको कैसे यूज कर सकता है। तो देखिए इकोनॉमिक अभी सबसे जो पाकिस्तान में बुरा स्थिति क्या है, उनका आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। तो वहां देखिए डॉलर का वैल्यू आप देखिए 281 रुपीज हो चलता है, भारत में 90-95 है, वहां 200, यानी कि वहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वहां जो है पेट्रोलियम का प्राइस 250 रुपया से ऊपर है। तो जो आर्थिक आप देख रहे हैं कि एक साइड युद्ध हो रहा है, दूसरे साइड कहीं ना कहीं जो है लोन के लिए प्रे हो रहा है, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उन पर फाइनेंशियल जो प्रेशर है पड़ना बहुत जरूरी है। इंडिया को यह चाहिए जो अभी लोन मिल रहा है उसको रिव्यू करने के लिए भारत को प्रे करना चाहिए और उसको कोशिश करना चाहिए कि रिव्यू हो और उस पर सुधार हो के उसका जो लोन है, जो पाकिस्तान को लोन जो मिल रहा है वो रद्द हो या उसका अमाउंट बहुत कम हो। साथ ही भारत को यह भी कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके के अलग अलग भी प्लेटफॉर्म है जहां बड़े बड़े कंट्री मिलते हैं, जैसे G20 में जो 20 टॉप कंट्री हो तो वही मिलते हैं, आप वहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकते हैं कि आप ऐसे कंट्री को सपोर्ट नहीं कीजिए जो अपने धरती का यूज टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए करता हो या उसको अलाउ करता हो। तो ये आप साथ ही स्टेट स्पॉन्सर, उसमें तो स्टेट ही साथ दे रहा है टेररिज्म का, तो आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाके इसको आप एक्सपोज कीजिए साथ ही, ताकि उसको किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के द्वारा कोई सहायता न मिले। साथ ही हम लोगों को यह भी करना है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है उसमें हम लोगों को विकास करने का भी जरूरत है कि वहां के भी कुछ लोग अगर रेडिकल हो जाते हैं, अगर कोई बेरोजगार है या उस तरीके का उनमें स्किल नहीं है या पॉवर्टी है, गरीबी है, तो वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के लिए, क्योंकि उनको माइंड वॉश करना बहुत आसान होता है और उस चीज का यूज रेडिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो हम एज ए इंडियन या इंडिया की तरफ से यह कोशिश होना चाहिए कि कश्मीर में विकास कह सकते गंगा बहे, वहां अधिक से अधिक पैसे का फिनांस हो और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका तेजी से विकास हो। टूरिज्म जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद ग्रोथ कर रहा था, प्रमोट हो रहा था, उसी तरीके से वो होता रहे, उस दिशा में और काम होना चाहिए। इस तरीके से वहां जो टूरिज्म है वो एक मेजर इनकम का सोर्स बना, तो उसको और प्रमोट करने का जरूरत है। उसी तरीके से अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर टेबल पर बैठा जाता है, तो अगर पाकिस्तान के द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि भारत किसी भी चीज का जो पूर्व में एक्सपोर्ट करता रहा पुनः किया जाए, क्योंकि अगर नजदीक में कोई कंट्री से अगर कोई इंपोर्ट करता तो सस्ता पड़ता है, तो बहुत सारा सामान इंडिया उसको सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर अगर पाकिस्तान इस तरीके का किसी तरीके का अनुरोध करता है तो उसको यह कंडीशन रखा जाना चाहिए टेबल पर कि पहले आप साक्ष्य दिखाइए कि आप किस तरीके से जो है जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उनके खिलाफ जो है आप एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का जम्मू कश्मीर का जो आंतरिक जो राजनीति है और आंतरिक जो समस्याएं हैं उसको भी काम करने का जरूरत है। जम्मू कश्मीर में हम जब से आपका धारा 370 खत्म हुआ है, जब से यूनियन टेरिटरी के रूप में विकसित किया गया,
तब से एक जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा देने के लिए जो है वो डिमांड होते रहा है। तो ऐसे स्थिति में जितना भी स्टेक होल्डर है, जितना भी उसके पक्षकार हैं, हितधारक है, सभी को बैठना चाहिए हायर लेवल पर, उस पर डिस्कशन होना चाहिए और जो कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में जो अच्छा हो या जो हितकारी हो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उस दूसरा पॉइंट वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर प्रोजेक्ट है उसको पुनः जो है तेजी से करने का जरूरत है। जैसे वहां पर एक उधमपुर बारामूला रेलवे बन रहा है, तो उसको कम से कम समय में बनाया जाए ताकि जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितना अच्छा टूरिज्म डेवलप करेगा, उतना ग्रोथ होगा और उतना विकास होगा, उतना रेडिकल आइडियोलॉजी जो है वहां पर प्रमोट नहीं हो पाएंगे। साथ ही सबको स्किल देने का भी जरूरत है। जो वहां के कुछ जो ट्रेडिशनल जो स्किल्स होंगे, जैसे किन्हीं को ऊनी का काम करने आता है, किन्हीं को म्यूजिक में अच्छा आता है, तो उनको उस दिशा में उनके ट्रेडिशनल जो गुण है उसको भी प्रमोट करके वहां आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी किया जाना चाहिए। दूसरा एक है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर यूज ऑफ फोर्स कभी कभी होता है, तो उसको इस तरीके से यूज करना है कि उस चीज का जो रेडिकल्स ग्रुप्स है वो ऐसा प्रमोट ना करे कि उस चीज का मिसयूज जो है किसी गरीब कह सकते हैं जो वहां के लोग हैं उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए कि वो आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप में शामिल हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो वहां ह्यूमन राइट्स का जो चीज है उसको भी ध्यान में रखना है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और उनकी जो कुछ डिमांड है उसको भी हम नेशनल स्तर पर सुने जाने की या डिस्कशन की आवश्यकता है और उनमें स्किल डेवलपमेंट का भी जरूरत है। उसके बाद जो मेन इंपोर्टेंट है यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है आपका टेररिज्म का है, ठीक है। इंडिया हमेशा से एडवोकेट करता है इसका, लेकिन क्योंकि बहुत सारे कंट्री के बीच सहमति नहीं रहने के कारण अभी किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि कन्वेंशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। होता है एक्चुअली में क्या है कि अभी टेररिज्म का डिफिनेशन में ही सहमति नहीं है। इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि एक कंट्री जो दूसरे को टेररिस्ट कहता है उस कंट्री वहां के लिए वो हीरो हो जाता है। तो एक जो आप कह सकते हैं एक ऐसा डिफिनेशन, एक ऐसा परिभाषा जिस पर सारे कंट्री सहमत हो, उस तरीके का परिभाषा। और इसमें भारत क्या कर सकता है? भारत एक लीड ले सकता है। जो ग्लोबल साउथ है, जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्री, उसका भारत आप कह सकते हैं कि लीडरशिप ले और उसको उस दिशा में उस कन्वेंशन को अग्रसारित करने में एक अहम भूमिका निभाए। सेकंड क्या है कि जो साइबर वारफेयर है उसको भी, उस पर भी भारत को काम करना चाहिए। अपना एक तो जितना भी साइबर सिक्योरिटी है, जैसे अभी भी आप देखे होंगे अटैक हुआ होगा तो बहुत तरीके का जो है उस तरीके का लिंक शेयर किया जा रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था कि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस या आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है चला जाएगा और आपका इक्विपमेंट जो है हैक हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, तो सबसे पहला है कि साइबर सिक्योरिटी को आपको जो है एकदम मजबूत करना है। दूसरा क्या करना है कि जब साइबर सिक्योरिटी आपका अच्छा रहेगा उसमें फिर आपको एल्गोरिथम वगैरह यूज करके, सपोज कीजिए कि एनिमी कंट्री, दुश्मन कंट्री के द्वारा किसी तरीके से प्रोपेगेंडा झूठा फैलाया जा रहा है, जिसके हो सकता कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि कश्मीर में ही अनरेस्ट हो, तो आपका जो साइबर सिक्योरिटी है इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको बहुत जल्दी फिल्टर करके उसको काउंटर किक करे। साथ ही जो कश्मीर में अगर कोई रेडिकल आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने जो पॉजिटिव जो सोशल मीडिया है या जो रिलायबल जो प्लेटफॉर्म है उसको काउंटर करके उस दिशा में बढ़ना चाहिए। यानी इस पर भी काम करने का जरूरत है। उसके बाद अभी आप देखें कि किस तरीके से जो है S-400 या फिर राफेल हो या फिर आकाश हो या तेजस हो, ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भारत को लीड दिलाने में या भारत को कह सकते हैं विजय दिलाने में या अपने कंट्री पर जो भी ड्रोन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट आ रहे थे उसको रोकने में। तो इसलिए जरूरी है कि जो भारत का मिलिट्री जो भी इक्विपमेंट्स है उसको अपग्रेड करने का, उसको जो है आप कह सकते हैं नवीनतम जो सीरीज है, अब जैसे S-400 से अगर S-500 वर्तमान में आ तो भारत को भी उस दिशा में S-500 होना चाहिए। उसी तरीके से अब फाइटर जेट में अगर जो सबसे अपग्रेडेड वर्जन आता है उसके लिए
भारत को भी ट्राई करना चाहिए। साथ ही जो इंडिजिनस जो चीज है, यानी जो देश में बनता है, उस टेक्नोलॉजी पर भी मेहनत करने का जरूरत है। क्योंकि बहुत सारा युद्ध में क्या होता है कि आप अगर आपका इस कंट्री में नहीं बनता है और जिस कंट्री से आपने परचेज किया है और उस दौरान अगर रिलेशन अच्छा नहीं रहे या उस दौरान कोई कंट्री आपको आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट ना करे, तो ऐसे में आप दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जरूरी है कि अपना भी सिस्टम होना चाहिए, वो स्वदेशी हो तो सबसे बेस्ट है, और अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। क्योंकि युद्ध में एनिमी कंट्री भी अपने इक्विपमेंट को जो है अपग्रेड करते रहता है। ऐसे में आपको सबसे अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। एक और क्या है, भारत का देखिए जो परमाणु बम है या न्यूक्लियर जो बम है, उसके यूज के लिए एक आपका एक पॉलिसी है, जिस पॉलिसी को कहते हैं नो फर्स्ट यूज। यानी भारत पहला बार किसी कंट्री पर आप न्यूक्लियर बम इंडिया के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत का साथ ही भारत का यह भी है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री, यानी एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर आप कह सकते हैं मिसाइल नहीं है, तो उस कंट्री पर भारत तो यूज ही नहीं करेगा, और जिसके पास है उस पर भी पहला बार इंडिया नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का पॉलिसी है कि पहला बार तो हम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा बार में हमको कुछ नहीं रुकना चाहिए, और आप कह सकते हैं कि आपको हैवी स्ट्राइक किया जा सकता है। आपको उस समय फिर लिमिट नहीं है कि हमारा कुछ लिमिट, फिर हम आपको पूरा बर्बाद करने के लिए जो होगा हम पूरा सेकंड में करें। अगर किसी ने कर दिया फर्स्ट टाइम, तो वो कहता है कि पाकिस्तान ने ये जो न्यूक्लियर वाला जो ट्यूब है, इसको बहुत जगह ब्लैकमेल किया, तो इसको भी तोड़ने का जरूरत है। और एक तरीके से यह भी जरूरत है कि सपोज किया जाए कि जो ये आप कह सकते हैं न्यूक्लियर ब्लफ पाकिस्तान के द्वारा जो किया जाता है, उससे भी काउंटर करने का भारत को जरूरत है। अब हम लोग जो ये आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भारत को क्या फायदा हुआ, वे हम लोग थोड़ा सा देखने का कोशिश करेंगे। सबसे जो फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में घुस के जितना टेरर कैंप था, बहुत सारे टेरर कैंप को जो है उड़ा दिया गया। लगभग ऐसा रिपोर्ट में निकल के आ रहा है कि लगभग 100 से ऊपर टेररिस्ट जो है वहां पर मारे गए। ये इंडिया के लिए फायदा हुआ। दूसरा, भारत ने यह दिखा दिया कि भारत किसी भी तरीके से आतंकवाद पे कोई सहनशीलता नहीं, जीरो टॉलरेंस है हमारा टेररिज्म के प्रति। क्योंकि तभी भारत ने जो है आपका पाकिस्तान में स्थित जो टेरर कैंप है उनको उड़ाया। तो ये जीरो टॉलरेंस जो आतंकवाद की तरफ है उसको वो दिखाया। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो मिलिट्री हम लोगों का जो आप कह सकते हैं जो एबिलिटी है उसको शोकेस हुआ पूरा दुनिया में। यह दिखा कि भारत का जो सैन्य शक्ति है वो कितना मजबूत है, कितने कम समय में पाकिस्तान के कितने अंदर स्थित, यानी लाहौर जैसे शहर पर स्थित जो रडार सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया। और जैसा कि आज के प्रेस ब्रीफिंग में डीजीएमओ के द्वारा बताया गया कि पाकिस्तान का कोई भी जो एयरक्राफ्ट है इंडिया साइड में आ ही नहीं पाया, उसको पहले ही जो है डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सफलता है। और डिप्लोमेटिक जो पोजीशन है, जो कूटनीतिक जो इंडिया की स्थिति, वो बहुत मजबूत हुआ। आज के डेट में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो टर्की और अजरबैजान को छोड़ के इवन कि सारे मुस्लिम कंट्री भी लगभग भारत के साथ। तो आप समझिए कि भारत का जो रणनीतिक पोजीशन है कितना मजबूत है। टर्की का तो मजबूरी था क्योंकि टर्की वो सप्लाई करता है आर्म्स पाकिस्तान को, तो उनको तो सामान बेचना था, तो उनको वो बिजनेस दिख रहा था। आज अजरबैजान के साथ क्या इशू था कि पाकिस्तान ने वहां पर जब इंटरनल रिवोल्ट हुआ था तो वहां पर सपोर्ट किया हुआ था, इसलिए बदले में वो उनको कर रहे थे। तो यानी दो कंट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी मुस्लिम कंट्री भी, इवन कि जो भारत के जो आप कह सकते बहुत अच्छा रिलेशन है सऊदी अरेबिया और यूएई, उसने स्पष्ट रूप से क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान का, इसमें जो है दोषी ठहराया है। तो मुस्लिम कंट्री भी जो है ऐसे समय में भारत का समर्थन किया। तो ये डिप्लोमेटिक टेबल पर बहुत बड़ा जीत था। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखे होंगे जब ये युद्ध हुआ तो जब सामान्य दिन होता है तो यहाँ पक्ष विपक्ष अलग तरीके के ग्रुप हैं, अलग तरीके के भाषा के लोग हैं, धर्म के लोग हैं। लेकिन इस युद्ध में भारत का एक एक बच्चा से लेकर एक एक नागरिक, किसी भी जाति धर्म लिंग सब छोड़ के, किसी भी पक्ष विपक्ष सब लोग भारत के हित की बात कर रहे थे। तो ये आप कह सकते हैं कि एक जो है आप
ये एक यूनिटी भी दिखाया भारत का, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हम लोगों का फायदा हुआ, ठीक है। अगर हम लोग कुछ नुकसान की बात करें, जो कॉन्फ्लिक्ट में सामान्य सी बातें हैं, कुछ जो है सिविलियंस, जब आर्टिलरी सेल्स वगैरह वहां से दागे गए पाकिस्तान के द्वारा, तो कुछ सिविलियंस का भी डेथ हुआ, स्पेशली जो पुंछ और रजौली वाले रीजन में। ऑफ कोर्स युद्ध हुआ तो कुछ हमारे सैनिक भी जो है उसमें शहीद होते हैं, तो वो एक नुकसान है हम लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिनों तक बिजनेस जो है डिस्टर्ब रहा, हम लोग ने एयर स्पेस को जो है बंद करके रखा था, तो उसके कारण जो एविएशन सेक्टर से जो भी इकोनॉमिक संबंधी था वो नुकसान हुआ। बहुत सारा, जैसे अभी कंट्री में आईपीएल इतना बड़ा रिवेन्यू का सोर्स रहता, वो उसको जो है पोस्टपोन करना पड़ा, तो उस तरीके से हुआ। कुछ जो है ग्लोबल इमेज, जैसे अब जो कंट्री प्लेयर्स यहाँ पर आए होंगे उनके मन में किसी तरीके का हो सकता है, तो ये कुछ निगेटिव है। दूसरा है कि अब युद्ध के बाद जो है किस तरीके से रणनीतिक और तैयारियां करना है, तो ये सब कुछ निगेटिव है, लेकिन ओवरऑल किसी तरह मेजर कोई निगेटिव इंडिया के साइड में नहीं है। हम लोग अगर लेसन देखें कि इतना जो अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इससे हम लोगों को क्या सीखना चाहिए ताकि उस तरीके का कोई भी चीज भविष्य में ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का जब पहलगाम में अटैक हुआ, तो वहां पर एक चीज तो पता चला गया था कि जो इंटेलिजेंस का जो विंग्स है उसमें ऑल दो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, लेकिन इस जो पहलगाम अटैक में कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टकमिंग्स देखे गए, जिसको दूर करने का जरूरत है, और उसको हम लोग दूर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का भविष्य में ये आपका ना हो, ठीक है। उसी और साथ में हम लोगों के लिए लेसन क्या है कि हम लोग स्ट्रेटेजी के साथ साथ डिप्लोमेसी का भी यूज करें, ठीक है, क्योंकि जितना एक्सपोज हम इंटरनेशनल स्तर पर किसी कंट्री को करेंगे, उतना आसानी से वो सकम करेगा, उसको उतना कम सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों के लिए लेसन रहा। एक लेसन और क्या रहा कि जो ये मुद्दा है कश्मीर का, इसको सिर्फ हम लोग मिलिट्री से सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें हम लोगों का जो पॉलिटिकल जो इंक्लूजन है, यानी वहां जो राजनीतिक दल के लोग हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका भी अगर कोई जेन्युइन डिमांड है तो उसको एड्रेस करके उनको शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही वहां के जो यूथ है, वहां के जो नागरिक है, अगर किसी तरीके का डिमांड है, उनके साथ भी डिस्कशन करके सोल्व कर सके। साथ ही जो है आपका जो डेवलपमेंट का जो चीज है उसको भी हम लोग तेजी से करें, ताकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी ना रहे। ये इन चीजों का जो है वो हम लोगों का जरूरत है। दूसरा, जो एलओसी पर जो ये देखते हैं जो आपका सीज फायर के बाद भी जिस तरीके से जो है पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया, तो यह दिखाया कि वो अब वहां अभी भी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो उसको और आप कह सकते हैं कि बेहतर सर्विलांस करने का जरूरत है, ठीक है। तो ये कुछ लेसन्स जो है हम लोगों के लिए रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में है, जो अगर बीपीएससी यूपीएससी के एस्पायरेंट है, अगर इस टॉपिक को एग्जाम के तैयारी से करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो स्लाइड है, तो आप इसको जो अटैच वीडियो का लिंक रहेगा उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आज के वीडियो का था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को पर नोटिफिकेशन का जो घंटी है उसको प्रेस करें, ताकि अगर किसी प्रकार का वीडियो जाता है तो आपके पास तुरंत पहुंचे। साथ ही किसी भी तरीके का अगर कमेंट हो संबंधित वीडियो पर, या जो कोई कंटेंट बताया जाता है, वो आप इजीली जो है उस पर कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। हम लोग डे बाय डे इस चैनल पर जो भी वीडियो आ रहा है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से पेश किया जाए, और क्वालिटी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत भी है, और आप लोगों का फीडबैक मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।